नमस्कार चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते अंजू जी, आपके दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। चंद्र प्रकाश जी, बरेली हिंसा के बाद लगातार एक्शन मोड में है योगी सरकार की पुलिस और कई गिरफ्तारियां हो रही हैं। कुछ हाफ एनकाउंटर भी हुए हैं, कुछ ऐसे लोग भी पकड़े गए हैं जिन्होंने पुलिस के साथ बदतमीजी की, पुलिस पर फायरिंग की, एसएसपी की गनर की गन तक छीनने की कोशिश की। लेकिन जो सबसे अहम बात यह है कि तौकीर रजा से जुड़े हुए लोगों की 150 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता चला। कुछ पर बुलडोजर चल रहा है और तौकीर की 8 प्रॉपर्टीज पर भी आज बुलडोजर चलने की तैयारी है। तो ये इतनी सारी प्रॉपर्टीज अवैध तरीके से कैसे बनाई तौकीर रजा के खानदान ने? देखिए, ये वही हो रहा है इस समय जिसकी आशा थी। जिस दिन जो उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल 8 साल का अगर हम इतिहास देखें, योगी जी जिस तरीके से दंगाइयों से निपटते रहे हैं, तो ऐसा जो हो रहा है उसमें आश्चर्य कुछ नहीं है, यही तरीका है। अब इसमें बात यह कि गलतफहमी इनसे कहाँ हुई, इनसे क्या क्या चूक हुई, क्योंकि ये तो होना ही था। जिस दिन कहीं पे भी दंगा होता है तो हम जानते हैं कि उसके बाद क्या होगा, योगी जी किस तरीके से दंगाइयों को हैंडल करेंगे। ये चीजें बड़ी एक तरह का प्रोटोकॉल बना हुआ है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भारत में सब जानते हैं। तो अब इसमें यहां पर धोखा ये हुआ क्योंकि एक व्यक्ति था जो सोच रहा था कि 8 साल में मुझे नहीं छुआ, तो अब आगे भी कभी कैसे छू देगा, इनकी हिम्मत कैसे होगी। क्योंकि ये तो वो थे जिन्होंने मायावती जैसी, मतलब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्मृति में अभी ताजा जो किसी कड़क मुख्यमंत्री को देखा है तो वो मायावती थी। 2010 में जब बरेली में दंगा हुआ था तो मायावती को एक तरह से अपनी कदम पीछे खींचने पड़े थे और अपने एक मंत्री को भेजना पड़ा था। और इनको 3 दिन के अंदर, जबकि बरेली पूरा शहर जल गया था, 1 महीने तक कर्फ्यू लगा रहा था, और उसके बाद जो उस कर्फ्यू को मतलब उस पूरी हिंसा का जो एक मास्टरमाइंड था तौकीर रजा, इस सज्जन को 2 दिन के अंदर कोर्ट से जेल से छुटकारा मतलब ये छूट जाते हैं। और फिर उसके बाद इनका रसूख जो है वो वापस उसी तरीके से कायम हो जाता है। तो इनको लगा कि यार अब धीरे धीरे हमारे 8 साल बीत गए, अखिलेश यादव सरकार में भी हमारा बढ़िया वो चल रहा था माहौल, और अब ये जब आए हैं तो इन्होंने तो हमारे पर छूने की हिम्मत नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है कि पिछले सालों में कोई बरेली में कुछ हुआ नहीं, बरेली में इन्होंने समय समय पर उत्पात पूरा किया। पुलिस ने वहां पे, प्रशासन ने समय समय पर वहां पर बुलडोजर भी चले हैं, कार्रवाइयां भी हुई हैं। लेकिन मौलाना तौकीर को अभी तक कहीं ना कहीं एक दूरी चलकर उनको शायद एक तरह से छूट दी जा रही थी, या उनको एक तरह से नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन संभवतः वो जानते नहीं थे कि उनको गलती करने का मौका दिया जा रहा है, कि वो एक गलती करें और वो गलती करने के बाद वो अपने ही टांगों में फंस के गिरे। तो वही हुआ है शुक्रवार को, जब उन्होंने एक पूरा दंगा प्लान किया। उनको लगा कि अचानक से ये तो बहुत बढ़िया मौका है, मतलब जो उन्होंने एक नारा दिया और उस नारे को लेकर एक भीड़ को उकसाया। जिस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ समय से बयानबाजी कर रहे थे, अगर उनको हम देखें तो उसको समझ में आता है कि किस तरीके की उनकी तैयारियां थी। और उन्होंने एक भीड़ को उकसाकर सड़कों पर भेजा, और उसका परिणाम आज उनकी पूरी गैंग इसलिए क्योंकि नाम मौलाना का है, वास्तव में तो ये आपराधिक गैंग है, एक आपराधिक गिरोह की तरह काम करते रहे। इनका धंधा लंबा चौड़ा है, इनके करोड़ों के अंपायर हैं, ये बेचते कुछ नहीं है, इनका धंधा कुछ नहीं है। ये एक आतंक का राज्य है इनका, जिसमें ये हफ्ता वसूली करते हैं, जिसमें इनका किराया जो अवैध कब्जे कर करके जो ये कटरे बनाते हैं, मॉल बनाते हैं, मॉल तो क्या कहें, जो मैरिज हॉल बनाते हैं, या फिर इनके जो और भी रिजॉर्ट बने हुए हैं, तो ये सब अय्याशी के इनके अड्डे बने हुए हैं जिनको ये किराए पे उठाते हैं। और हम भी, मतलब कोई बता रहा था कि 10 लाख रुपए करीब करीब इनकी महीने की इनकम इन अवैध संपत्तियों से किराए की आती थी। और इसमें से काफी कुछ जो है संपत्ति वक्फ की थी, तो एक तिलमिलाहट वक्फ की आप जोड़ लीजिए। दूसरी तिलमिलाहट अभी जो पिछले कुछ समय से इनको एक लग रहा था कि सत्ता में अगर इनकी अनुकूल पार्टियां नहीं रहेंगी तो ये इनकी धीरे धीरे वो शक्ति क्षीण हो रही थी। तो उसकी जो बौखलाहट है, उसकी तिलमिलाहट है, आगे चल के चुनावों की जो तिलमिलाहट है, ये मौलाना का जो है पेट अब धीरे 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 भर रहा था। उसको लग रहा था कि इतने बड़े बड़े माफिया मारे गए, अतीक मारा गया, मुख्तार मारा गया, मेरा तो कुछ हुआ ही नहीं, तो मैं तो इसका मतलब सर्वशक्तिमान हूं, अभी भी मैं ताकत दिखा सकता हूं। तो उन्होंने अपनी ताकत आजमाई और उनके साथ जो हुआ है वो देश देख रहा है। और आप ये सोचिए कि जितनी भी प्रॉपर्टीज मौलाना तौकीर रजा के रिश्तेदारों की, दोस्तों की, जितनी भी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चल रहा है जो सील हुई हैं, उन सब में भी तो इनकी हिस्सेदारी थी। वो आरिफ नाम का एक शख्स है जिसके 5-5 बड़े बड़े होटल है, उनमें भी इनका स्टेक था।
और इनके भाई की जिस मजार के मुतलवी बताए जाते हैं, उस मजार के आसपास की सारी जमीन को इन्होंने कब्जा कर रखा था। और अब तो रोना धोना इस बात का हो रहा है कि अरे मुसलमान तो खतरे में है। अब आप देखिए ना किस तरह का माहौल बनाना शुरू कर दिया है राजनीतिक पार्टियों ने। देखिए ये एक पैटर्न है, ऐसा नहीं कि सिर्फ तौकीर रजा की ही ये है, कहीं पे भी एक बाजार, मतलब बाजार मेन एरिया में पूरे उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में भी यही स्थिति है कि एक मजार, एक दरगाह बनती है उस, या छोटी सी एक मस्जिद बनती है, उसके चारों आसपास एक पूरा एक व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है सरकारी जमीन को कब्जा करके उसके आसपास दुकानें बन जाती हैं, उसके आसपास पार्किंग बन जाती है, बहुत तरह की और एक्टिविटीज होती हैं। तो ये जो पूरे ये पहलवान जो मजार है, जिनको पहलवान साहब कहते हैं, पहलवान साहब की मजार, भगवान जाने कौन से पहलवान थे और कौन सी पहलवानी करते थे मजार में, वो क्या करते हैं। तो उनके आसपास ये पूरा करीब 70-80 दुकानों का एक पूरा मार्केट एक डेवलप हुआ, और अब उनको तोड़ने का काम किया जा रहा है। क्योंकि इस पे अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अभी ये इनकी ये जब कहानी सामने आई है तब वो बुलडोजर लेके चल पड़े, ये मामला बड़ा पुराना है। कोर्ट में इस पे लंबी कार्रवाई चलती रही, पहले हाई कोर्ट गया, ये सुप्रीम कोर्ट गया। अब जिस देश की सबसे बड़ी हमारे साथ समस्या यही कि हमारी न्यायपालिका जो है वो इन लोगों को के प्रति एक, मतलब कानून खौफ पता नहीं नहीं कहाँ रखते। चला जाता है, एक तरह की नरमी भी बरती जाती है। तो वो न्यायिक प्रक्रिया अपने तरीके से इसकी चल चुकी है, जिसमें एक स्टेज में, अब आगे क्या अपडेट है मैंने देखा नहीं है, लेकिन 2018 के आसपास एक आदेश भी आया था जिसमें ये कहा गया था कि भाई नगर निगम अपने तरीके से कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है, उन क्योंकि वो नाले पर बनाए गए थे, वो पूरा बाजार ही नाले पर बनाया गया था, नाले को ढककर। तो मतलब इस तरीके का अब प्रशासन जो है वो शायद किसी कारण, स्टे वगैरह के कारण रुका रहा हो, वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अब जो है जिस तरीके से वो कार्रवाई हुई है, उस कार्रवाई को ये होना ही था। अब बस उसके लिए एक ट्रिगर दे दिया मौलाना ने, मौलाना की मति मारी गई थी और मौलाना अपने ही जाल में फंस गया। बिल्कुल। और ये सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से कानपुर से आई लव मोहम्मद कैंपेन शुरू हुआ और वहां पर ये कहा गया कि देखिए जो लोग ये बैनर लेकर चल रहे थे उनके खिलाफ एफआईआर होगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वहां पर जब हंगामा बरपाया गया उसके बाद एफआईआर हुई। और अगर ये सिर्फ वहीं तक सीमित रहता तो लगता कि एक ही जगह का मामला था। लेकिन उस कैंपेन की आड़ में आप पूरे उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उन्नाव में क्या कुछ हुआ, बरेली में भी वही हुआ, आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, अलग अलग हिस्सों में क्या कुछ हो रहा है इसी कैंपेन को लेकर। तो इससे लगता है कि ये कोई बड़ी साजिश है जो पूरे जी देश में बिल्कुल। फैलाने की कोशिश हो रही है बिहार चुनाव से पहले। देखिए बिहार चुनाव से इसका संबंध निश्चित रूप से, क्योंकि बिहार चुनाव त्वरित सामने है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार चुनाव से ही है। पिछले कुछ समय से ये पक रहा था, पिछले कुछ समय से, क्योंकि वक्फ का जब निर्णय आया अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी थी। फिर ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जब शुरू हुआ है तो वो भी एक बेचैनी थी, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या में घुसपैठी और फर्जी वोटरों के हटने की स्थिति सामने आ रही थी। लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के मस्जिदों में एक विशेष तरह का खुतबा पढ़ा जा रहा था। ये किसी छुपी बात नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चाएं होती है। खुतबा होता है जो एक मौलवी जो होता है शुक्रवार के दिन जब नमाज होती है विशेष, तो उसमें इस तरीके की बातें करता है। उसमें वो अमूमन इराक में क्या हो रहा है और सीरिया में क्या हो रहा है, इस तरीके की एक बातें होती है, बहुत ही वाहियात। अगर कोई सुन लेगा तो कहेगा कि इसका क्या मतलब है भारत के छोटे छोटे शहरों में इस तरीके की बातें मुसलमानों को बताने की। मतलब उनके नई पीढ़ी, बच्चे जो भी हैं, उनको एक तरह से समझ लीजिए भड़काने का एक पूरा संस्थागत व्यवस्था है, जिसमें उनको बताया जाता है कि पूरी दुनिया में तुम पे अत्याचार हो रहा है। तो पिछले कुछ समय से ये वक्फ को लेकर जहर उगल रहे थे। पिछले कुछ समय से बाबरी मस्जिद तो इनका पीछे लगातार रोना पीटना मचा ही हुआ था जब से बनी हुई है। उसकी शहादत का तमाशा चल रहा था। ऊपर से ये गाजा वाजा का जो ये सब खेल शुरू हुआ है, तो ये कुल मिलाकर इनको लगा कि एक बढ़िया सा पूरा हो गया कि पूरी दुनिया में हम अपने बच्चों को बताएं और उनके हाथों में पत्थर थमाएं। अब उनको ये शिक्षा दे नहीं सकते, उनको ये किसी तरह का कोई सभ्य नागरिक बना नहीं सकते, तो उनके हाथों में पत्थर दो और उनको सड़कों पर उतार दो। वो एक कैनन फॉडर की तरह से हैं कि जिनको आप कभी भी मरने के लिए सड़क पर उतार देते हो। तो ये मौलवी और ये पूरी जो ब्रिगेड है, ये पिछले कुछ समय से ये मस्जिदों में ये खुतबे पढ़े जा रहे थे और एक तरह की तैयारी चल रही थी कि हमको सड़कों पर उतरना है। और आप देखिए, चाहे वो मदनी टाइप के जो मौलाना हो, चाहे वो और भी सो कॉल्ड जो टीवी चैनलों पर आकर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करने वाले मौलाना हो, ये सब कहीं ना कहीं दबी जुबान में कोई खुल के ये बात कह रहा था कि नहीं जी हमको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, सड़कों पर उतरना पड़ेगा। साथ में एक कोऑर्डिनेशन हुआ मुख्य विपक्ष के हमारे चश्मोचराग जो है कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी, तो उनका भी फिर उसमें एक आता है कि जी केरोसिन पड़ी हुई है और सिर्फ माचिस लगानी है। तो वो भी एक तरह, इनको लगा कि अब इस समय माहौल बहुत गर्म है और बढ़िया है, सरकार सबसे कमजोर स्थिति में है, 240
का मतलब उसके पास बहुमत नहीं है। कुल मिलाकर उनको ये मुफीद समय लगा हिंसा करने का, और उसमें ये मौलाना जो है वो एक तरह का सबसे पहले, शायद इसको हम मान सकते हैं कि थोड़ा जल्दी ही ज्यादा ही उत्साहित था ये, तो ये पकड़ा गया। पर इसमें एक चीज और आ रही चंद्र प्रकाश जी की, तो अब आप देखो कांग्रेस कूद गई है, वो इमरान मसूद कांग्रेस के जो एमपी हैं और दानिश अली, ये दोनों बरेली कूच करने की तैयारी में थे। इनको आज नजरबंद किया गया इनके घर पर, तो भी बड़ा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि वहां पर जाने क्यों नहीं दे रहे, हम तो शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाना चाहते थे। यानी कि अब इस कैंपेन की आड़ में कांग्रेस भी राजनीतिक रोटियां सेकने में सबसे आगे नजर आना चाहती है। देखिए ये कैंपेन तो बड़ा मतलब अखिल भारतीय है, हर कोई ये सिद्ध करने में लगा है कि वो मुसलमानों का सबसे ज्यादा वफादार है। अब इसमें पिछले कुछ समय से कांग्रेस पिछड़ रही थी, अब कांग्रेस इस मैदान में खुल के आ गई है। 2010 में जब ये मौलाना पकड़ा गया था तो उस मायावती ने इसके लिए स्पेशल प्लेन भेजकर और उसकी खैर मकदम किया था। उसके बाद मुलायम सिंह यादव ने इसको शॉल वॉल उड़ाकर, और इसको अखिलेश यादव के समय में इसको राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था इस मौलाना को। फिर उसके बाद अब कांग्रेस क्यों पीछे रहेगी? कांग्रेस को लगता है कि भाई उसको भी तो अपने युवराज को मुख्यमंत्री वो बनाना है, प्रधानमंत्री बनाना है। तो कांग्रेस जो है वो अपने गुर्गों को भेज रही है जो इसको कदमों में बिछ जाएंगे। हमने देखा कि कैसे हमारे दिल्ली के जो ये केजरीवाल थे, जब इनको नेता बनने का चस्का लगा तो सबसे पहले जाके इसी तौकीर रजा के पैरों में गिरा था वो। तो ये एक तौकीर रजा भी एक तरह का वोट बैंक की ये मैनेजर है, इनके पास एक पूरा एक वोट बैंक की शक्ति है। और ये जितनी भी ये शक्तियां हैं, चाहे इनको इनके आगे जाकर झुकना इनकी एक मजबूरी है। लेकिन इन्होंने वही बात जो योगी जी ने कहा कि ये भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। इसको ये इसके दिमाग इसकी मति मारी गई थी, इसकी वास्तव में मति मारी गई थी। इसको मतलब कुछ ग्रह नक्षत्र इसके ठीक नहीं चल रहे थे जो इसके साथ ये हुआ। और अब तो भगवान ही उसका मालिक है, भगवान ही उसका रखवाला है। अब देखा जाए ईश्वर को उसको किसी मतलब बरेली जो है वो भगवान शिव का बड़ा पूरा प्राचीन स्थान रहा है। इसका कोई इस्लाम से कोई लेना देना है नहीं। ये तो इस्लाम मध्य पिछले कुछ 100-200 सालों में ये रूप बदलने का प्रयास हुआ है। वो बरेली वास्तव में नाथ संप्रदाय का केंद्र है, तो उनको उसी नाथ संप्रदाय के ही शरण में जाना चाहिए। शायद हो सकता है वहीं से कल्याण होगा उसका। बिल्कुल वहीं से कल्याण हो सकता है, क्योंकि नाथ संप्रदाय से ही हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते। पर आप सही कह रहे हैं, क्योंकि आज जितने भी मौलाना तौकीर रजा के पक्ष में खड़े हैं, बरेली की हिंसा के पक्ष में खड़े हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं कि देखिए कैसे कितनी जाति हो गई मुसलमान युवकों के साथ, उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बरेली मुसलमानों का मरकज है। तो ये मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्या सच में मरकज है? या और ये जो आला हजरत है, इनका जिक्र भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इनका क्या ताल्लुक है तौकीर रजा से या बरेली से? देखिए आला हजरत जब मध्य युग का जो समय था, मुगलों का समय था, तो उस समय काफी बड़ी संख्या में बाहर से आक्रमणकारी आते थे जो अलग अलग रूपों में स्वांग करते थे। कोई सूफी बन जाता था, कोई किसी रूप में बन के बैठता था। तो इस तरीके से आके समय जगह जगह पर उन्होंने ठिकाने बनाए, जिसमें से आपका जो देववृंद था वो देवबंद हो जाता है। फिर जो बरेली था वो इनका आला हजरत का मरकज बन जाता है। तो इस तरीके से देश भर में अलग अलग जगहों पर इस तरीके के इनके जो सेक्ट कह सकते हैं वो बने। ये एक महत्वपूर्ण, जो भारत में जब भी बात होती है इस्लाम की, मुसलमानों की, तो दो सेक्ट हैं जो प्रमुख रूप से सामने आते हैं सुन्नियों में, जिसमें से एक है देवबंदी, दूसरा है बरेलवी। इनकी आपस में नहीं पड़ती है, इनकी आपस की भी राजनीति बड़ी विचित्र है, वो एक अलग विषय है। तो बरेलवी जो है एक अलग सेक्ट है जिसमें आला हजरत जो है उसके तरह से प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं, जो जिनका निधन मेरे ख्याल से 1920 के आसपास हो गया था। वो उनका काफी नाम था, उनकी काफी फैन फॉलोइंग थी। उन्होंने यहाँ पर बड़ी संख्या में धर्मांतरण भी कराए, तलवार से ही कराए। हालांकि लोग कहते हैं कि बड़े प्यार से कराया, प्यार से तो जो होता है वो देश में देख ही रहे हैं। प्यार ये भी तो आई लव यू, आई लव जो चल रहा है इनका, ये भी देश देख ही रहा है। तो इस तरीके का ही प्यार होता है, जिसमें जब तक अब चल रही थी एक कहानियां, तब तक लोग मजबूरी में और कुछ लोग अलग अलग तरह के लालचों में आकर इनकी बातों में आ रहे थे। लेकिन ये जो है फिर उसके बाद 2-3 और पीढ़ियां बीतती हैं, फिर बीच में स्वतंत्रता का समय आता है, स्वतंत्रता की लड़ाई का समय आता है। तो चूंकि अंग्रेजों से सबकी समस्या थी तो एक तरह से ये शांत रहे, हालांकि अपना काम करते रहते। 1946 में भारत में एक स्वतंत्रता से ठीक 1 साल पहले एक प्रांतीय चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस
और मुस्लिम लीग दोनों ने अलग अलग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा था। माना जा रहा था कि जो मुस्लिम लीग के जो कैंडिडेट है, एक तरह से उसको जनमत सर्वेक्षण माना जाता है, जनमत संग्रह माना जाता है कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। तो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स को जिन लोगों ने भी वोट दिया, जितने भी सीट मिली, उनको एक तरह से माना गया कि इतने प्रतिशत लोग या इतने लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान अलग बने, मतलब तब अखंड भारत था, एक भारत था। तो ये जो बरेली की जो सारी सीटें थी, वो सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी। आज ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, हमारी वफादारी हमेशा हिंदुस्तान के साथ रही है। अगर आपकी वफादारी हिंदुस्तान, मतलब ये जो आला हजरत का जो परिवार है, अगर आपकी वफादारी हिंदुस्तान के प्रति थी तो आप उस वक्त चुप क्यों रह गए थे? ये सब खानदान उस वक्त इन्होंने चुप्पी साध ली थी, इन्होंने जिन्ना के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला था, बस चुप्पी साध ली थी, क्योंकि ये देख रहे थे कि हवा किस तरफ बहती है। हवा बही और फिर उसके बाद उधर चले गए, तो फिर बाद इन्होंने कहा कि अब तो हमें हिंदुस्तान में रहना पड़ेगा, तो ये है देशभक्त हो गया रातों रात। तो ठीक है, देशभक्त रहें आप, अच्छी बात है, देशभक्ति रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब 1946 में जब मौका था तो आपने इस देश के साथ पीठ में छुरा भी घोंपा था। आप मौन रहे थे, आपने जिन्ना का विरोध नहीं किया था, समर्थन भी नहीं किया था, ये भी बात सही कि आपने खुलकर उसके फेवर में भी नहीं बोला था, एक मौका परस्ती आपने दिखाई थी। तो अब उसके बाद जो है इन लोगों ने अपने तरीके से, फिर उसके बाद जब स्वतंत्र हो जाता है भारत, तो इनके पास एक वोट बैंक था, वोट बैंक की शक्ति थी। लंबे समय तक कांग्रेस उस वोट बैंक से अपना पैसा, मतलब एक तरह से वोट कैश कराती रही। फिर उसके बाद ये अखिलेश यादव जैसे लोग आ गए, फिर उसके बाद मायावती आ गई। आज अब बताइए, वहां की जो मुद्रा है वो चल ही नहीं रही है। अखिलेश ये कह रहे हैं कि इसको मालूम नहीं कि शासन किसका है, मतलब योगी आदित्यनाथ। तो मतलब ये, मतलब डिमोनेटाइजेशन हो गया उनका, उनकी पूरी शक्तियों का, उनकी भी नोटबंदी हो गई एक तरह से। पर ये यही जो इनका तौकीर रजा है, इनका जो भाई है जिस मजार की देखभाल करते हैं, उस मजार का ताल्लुक क्या कमलेश तिवारी हत्याकांड से भी है? जी जी बिल्कुल। कमलेश तिवारी जब हत्याकांड हुआ था तो उस समय जब जांच हुई तो पता चला कि ये दोनों जो हत्यारे आए थे, जिन्होंने ब्लेड से हमला किया था उनकी गर्दन काटने के लिए, वो यहाँ रुकते हुए आए थे। तो यहाँ रुकते हुए आए थे और एक मौलवी भी पकड़ा गया था। उस वक्त छापा पड़ा था, जो एटीएस एसटीएफ ने एटीएस ने छापा मारा था वहां पर, और एक मुफ्ती मुफ्ती पकड़ा गया था। तो अभी क्या उसमें स्थिति है मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन अगर कोई चेक करे तो पता चल जाएगा कि अभी, हालांकि वो जांच काफी, उसमें कानूनी कार्रवाई काफी स्लो चल रही है। तो अभी हो सकता है कि कुछ दिन में वो भी सामने आए कि भाई इनका किस तरीके से उसमें योगदान था। कमलेश तिवारी का सिर तन से जुदा करने वाले ये लोग भी थे। क्योंकि जो कैंपेन चल रहा है उसके बाद ये नारा भी लगता है, तो इसीलिए तो एफआईआर दर्ज की गई कानपुर में इस मामले में, जब ये कैंपेन पहली बार वहां पर चला था। लेकिन ये जो मौलाना तौकीर रजा है, इन्होंने जो प्रॉपर्टीज बनाई, क्योंकि इनका धंधा क्या है, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री तो है ही नहीं, तो आपको लगता है कि राजनीतिक संरक्षण जो समाजवादी पार्टी से मिला था इनको, उसकी वजह से ही सब कुछ संभव हो पाया? देखिए इनका मतलब इसके बाद ये सरफेस पे आए हैं, क्योंकि ये करीब 80 के दशक में तौकीर रजा का सबसे पहले पहले उभार हुआ था। तो उस समय मुलायम सिंह यादव थे, मतलब बड़े हो रहे थे उस समय, हुए नहीं थे पूरी तरह से। उससे पहले मतलब उस समय कांग्रेस थी, तो कांग्रेस भी हमेशा एक तरह से तुष्टीकरण की ही उसकी नीतियां थी। फिर उसके बाद जब ये लोग आते हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह की और अलग अलग तरह की सरकारें बनती हैं, तो उस समय भी कोई इनको समस्या नहीं थी, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ये लोग जाते थे। लेकिन उसके बाद का समय आया जब खुला खेल फर्रुखाबादी शुरू हुआ। तो अब खुला खेल फर्रुखाबादी में तो जाकर सीधे उनके चरणों में लौट जाओ, उनके लिए उनको राज्य मंत्री का दर्जा दो, वो किसी दंगे में पड़ जाएं, फंस जाएं, तो उनको छुड़ाने के लिए पूरी राज्य की मशीनरी छोड़ दो। तो इस तरीके की जब प्रक्रिया शुरू हुई तो ये धीरे धीरे मीडिया के फोकस में आए। अब ये, मतलब एक तरह का इनका वोट बैंक का पूरा हिसाब है। आज अगर ये कांग्रेस छोड़ रही है, इनके पास भेज रही है, लेकिन अब एक चीज देखिए कि इस पूरे प्रक्रिया में ये जो समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, इनका पूरा जो सपोर्ट सिस्टम है, ये जो इनकी प्रतिक्रियाएं हैं, ये देखने में बड़ी हास्यास्पद हैं, क्योंकि सब बड़े ही दबी जुबान में, बहुत ही मतलब सभ्य उसमें, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि अगर आज के समय में इस व्यक्ति का अगर वो समर्थन करेंगे तो ठीक है, वहां पर बरेली में तो आप अपना ही कुछ मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण कर लोगे, लेकिन एक तरह का काउंटर पोलराइजेशन भी प्रदेश में, इस देश में लगातार हो रहा है। आप जिस तरीके से खुल के उनका तुष्टीकरण करोगे, दूसरी तरफ हिंदू भी आंख अंधा तो है नहीं, वो भी देख रहा है। तो इनको वहां पर डर लगता है कि ये नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इन्होंने काफी वहां पर उत्पाद कर रखा है। मतलब एक तरह का इनका एक, भाई एक आतंक का राज्य रहा है,
लंबे दशकों तक रहा है। तो वो जब इसीलिए इनका खुलकर ये साथ भी नहीं दे पाते। ठीक है, ये पॉस्चरिंग कर रहे हैं, ये चले जाएंगे, नजरबंद हो जाएंगे, सारे तमाशे करेंगे ये, लेकिन इनको भी पता है कि ये आदमी है कौन। और फिर दूसरा ये भी तो है ना कि सपा के साथ तो इनका पुराना रिश्ता तो रहा, लेकिन सपा के साथ तो इनका एक दामाद है, वो तो अभी भी सपा का पार्षद है, वो फरार बताया जा रहा है, उसकी भी करोड़ों की अवैध संपत्ति है। जी जी बिल्कुल, मतलब ये देखिए, ऐसा नहीं है कि ये अलग है, कोई दो लोग नहीं है। इनको सब समाजवादी पार्टी की जो पूरी राजनीति है वो इनके तुष्टीकरण पर ही आधारित है। तो अब इन्होंने एक अपनी इत्तेहादुल मिल्लत काउंसिल करके एक आईएमसी एक संगठन बना रखा है। अब वो इनसे कभी बार्गेन कर लेगा, तो अभी समाजवादी पार्टी के का सिक्का बुलंद है, तो अब वो इनसे बार्गेन कर रहे हैं, इनको पार्षद दे रहे हैं। भाई पार्षद, ऐसा तो है नहीं कि उनकी कोई समाजवाद या समाजवादी पार्टी की नीतियों में कोई उनकी आस्था है। भाई कुल मिलाकर एक राजनीतिक शक्ति को, एक पॉलिटिकल पावर को अपने हाथ में, कब्जे में रखने वाली बात है। पार्षद होगा अपना, विधायक होगा अपना, सांसद होगा अपना, तो हमारी सत्ता चलेगी, हमारे अवैध काम चलते रहेंगे। तो वो जो चलाने का जो पूरा एक तंत्र है, वो अचानक से इनका पूरा खेल बिगड़ गया। जब तक ये शांत थे, चुपचाप थे, तब तक वही बात है कि छेड़ोगे, मतलब छेड़ोगे नहीं तो छेड़ेंगे, मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं वाली बात। तो इन्होंने छेड़ दिया, इन्होंने मधुमक्खी के उस छत्ते पे हाथ डाल दिया। ठीक है, आपकी एक राजनीति थी, आप राजनीति कर रहे थे, वहां तक ठीक था। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वहां पर आपका कोई पैरेलल साम्राज्य चलेगा जैसा अखिलेश यादव के समय में चला करता था, तो योगी जी के शासन में वो संभव नहीं है। और वो जब चलाने का आपने प्रयास किया तो आपकी के साथ जो हुआ बिल्कुल, है वो आप। क्योंकि आप ये देखिए जब ज्ञानवापी वाला मामला हुआ था उस वक्त भी इन्होंने बड़ा भड़काऊ बयान दिया था कि अभी तो हमने अपने लोगों को रोक रखा है, अगर ये सड़कों पर उतर जाएंगे तो फिर प्रशासन शासन इनको संभाल नहीं पाएगा। उस वक्त भी इनकी गिरफ्तारी के वारंट निकल गए थे। आप याद कीजिए, तो ये दिल्ली में आकर किसी कांग्रेस के सांसद के घर में छिपे बैठे थे, तब तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। जो लोग आज ये कह रहे हैं कि एहतियातन इनको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, यहां तक कहा जा रहा है कि प्रशासन निकम्मा है, प्रशासन की लापरवाही है कि वहां पर ये सब कुछ हो गया, उन्होंने होने दिया। उनको पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था तौकी रजा को। तो क्या उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो ये छाती पीट रहे होते कि बिना वजह, बिना गलती की गिरफ्तार कर लिया योगी सरकार ने, ये सब भी हो रहा होता। जी बिल्कुल, ये विक्टिम कार्ड जो है ना, ये पूरी इस खेमे की एक विशेषता है। ये एकदम बिल्कुल, अब ये वो स्क्रिप्ट है जो बार बार हर फिल्म में सामने आने वाली स्क्रिप्ट है। हर बार ये फिल्म फ्लॉप होती है, हर बार पिटती है। अरे आपने पहले क्यों नहीं कार्रवाई की? अरे पहले कैसे कार्रवाई करते? पहले कार्रवाई में आप अगर बयान दिया था, इस देश में बयान देने पर आप किसी को हाथों हाथ रातों रात उठा तो लोगे नहीं। और हमारी न्यायपालिका किस तरीके से काम करती है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आ जाएगी सड़क पर लोगों का उतारना। भाई इस देश में सिर काटना, लोगों को की हत्या करने की धमकियां भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में समय समय पर अदालतें ठहरा चुकी हैं। तो जो व्यक्ति कह रहा है कि हम सड़कों पर आकर पूरे शहर को जला देंगे, वो भाई उनका तंत्र है, उनका पूरा सिस्टम है, उनकी नीचे से ऊपर तक की ताकत है। आपको हाथ लगाने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तो तैयारी करने का मतलब है कि ऐसे अपराधियों की एक विशेषता होती है कि वो मौका ज्यादा देर तक वो शांत नहीं रह सकते, वो मौका आपको देंगे। तो योगी जी ने उस मौके की प्रतीक्षा की, पूरे धैर्य से प्रतीक्षा की, और जब मौका मिला तो उन्होंने छोड़ा नहीं, और उन्होंने भी भरपूर मौका दिया। अब चाहे वो कानपुर का विषय हो, कानपुर में जिस तरीके से हैंडल किया गया, जिस तरीके से उन्नाव में हैंडल किया, वहां पर कोई इस तरीके का व्यक्ति नहीं था। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा था जो इसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की तैयारी कर रहा था, तो फिर उसको भी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया उन्होंने। और इसके बाद जिस तरह से 3 अक्टूबर को बंद बुलाया गया है पूरे देश में, और बहुत सारे मुस्लिम संगठन एकजुट हो रहे हैं। एक मौलाना नोमानी है, मौलाना मदनी ने भी इसी तरह की बातें की। नोमानी ने 2 कदम आगे चलकर कहा है ये तो चिंगारी है, कभी भी भड़क सकती है। तो आप क्या मानकर चलते हैं 3 अक्टूबर को ये क्या कुछ कर सकते हैं? देखिए ये एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन सीधी बात है कि अगर आप डर जाएं इनसे, ये एक तरह की अगर आप डर कर रहते हैं तो ये आपको और डराएंगे। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी जी का डंडा चला है, और जिस तरीके से बाकी जगहों पर, ये तो अभी हम सिर्फ बरेली की कहानी जान रहे हैं, अन्य शहरों में भी जिस तरीके की सुरक्षा, जिस तरीके की कार्रवाई, जिस तरीके की अलग अलग छोटी छोटी, तो वहां भी लोगों के मन में प्यार उमड़ा है ना। तो जो जो जिनके प्यार की गुबार निकल रही थी, उन सब के उस पर जो डंडे बरसे हैं, जो ये नया हर चीज स्टाइल लव जो है इनका जो आ रहा है अपने, तो
उस पे जिस तरीके की कार्रवाई हुई है, मुझे नहीं लगता कि कोई है। हालांकि इनका प्रयास था, जिस तरीके से उन्होंने 3 अक्टूबर को भारत बंद का एक ऐलान किया, और ये इसको इमीडिएट कारण नहीं बताया। उन्होंने इसके लिए कहा है कि जी वो वक्फ का फैसला, तो वक्फ का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का है, और सुप्रीम कोर्ट ने तो तुमको राहतें भी दी हैं, तुम्हारी बातों को सुना भी है, तुम्हारे जो वैलिड पॉइंट्स थे उनको स्वीकार भी किया है। लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुमको तो वक्फ बाय यूजर, यानी किसी की भी जमीन हड़प लेने का अधिकार चाहिए। तो वो जमीन हड़प लेने का अधिकार कि भाई मैं किसी की तो जमीन हड़पना चाहता हूं और मैं हड़प लूं और उसको कोई रोक भी नहीं सके। ये तमाशा तो भाई 2005 से आज तक तो चल ही रहा था ना इस देश में, कि आप जिस जमीन पे हाथ रख रहे थे और आपको कोई रोक ही नहीं सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस केस को ले नहीं सकता था, हाई कोर्ट ले नहीं सकता था। तो जब आप आज सरकार बदली, सरकार ने उस अन्याय को जो हिंदुओं पर हो रहा, देखिए इसमें बात वही आती है कि आप लगातार विक्टिम प्ले कर रहे हो कि आप पे बड़ा अत्याचार हुआ, आप पे बड़ा अन्याय हुआ, क्योंकि आपके पोस्टर फाड़ दिए गए और हुजूर की शान में गुस्ताखी कर दी गई। भाई जिस मंदिर के सामने पड़ा भगवा ध्वज आपके गुंडों ने फाड़ा, भाई हिंदू भी तो ये कह सकता था वहां का कि भाई हमारे ध्वज को आपने कैसे फाड़ दिया, ध्वज जो है हनुमान जी का प्रतीक है, उनकी नाफरमानी हुई है। अगर हिंदू भड़क जाता 20 करोड़ उत्तर प्रदेश का, तो क्या होता पूरे प्रदेश का की हालत। लेकिन हिंदू समुदाय ने धैर्य बरता कि ठीक है ये उकसाने वाली कार्रवाई है, उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तो उसी तरीके से जो ये पूरी कार्रवाई है, जो जिस तरीके की आपका बार बार जो एक्शन है, उसी तरीके की प्रतिक्रियाएं, जिस तरीके से आप विक्टिम प्ले कर रहे हो, अगर उसी तरीके से विक्टिम प्ले करने का काम अगर बहुसंख्यक समाज करना शुरू कर देता, तो आपको लेने के देने पड़ जाए। जो आप डायरेक्ट एक्शन डे के समय आपने ये तमाशा करके देखा है, स्वतंत्रता से पहले बार बार होता था कि आप इस तरीके के हमले करते थे, लोग चुपचाप सहते थे, लेकिन जब पलटवार करते थे तो फिर आप बाप बाप करते हुए भागते थे, आप अपने आप को बचाकर और विक्टिम कार्ड लेकर खड़े हो जाते थे। वही विक्टिम कार्ड अब समय समय पे मुजफ्फरनगर के दंगों में भी हमने देखा कि मुजफ्फरनगर के दंगों में भी जो जाटों के ऊपर जिस तरीके के हमले हुए, जिस तरीके की उन्होंने आशा नहीं की थी कि अपने होमलैंड में, अपने मतलब एक तरह से अपने सुरक्षित क्षेत्र में आप पे इस तरीके के हमले हो, लेकिन जब जाटों ने उसका प्रतिवाद किया तो फिर उसके बाद तुरंत वो विक्टिम कार्ड लेकर खड़े कि भाई वो हमारे पर तो बड़ा अत्याचार हो रहा है। तो ये एक पैटर्न है, उस पैटर्न को हमने बार बार देखा है। और ये 3 अक्टूबर का पूरा मामला भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि अब इस पूरे थोड़ा बहुत रोग आकर, थोड़ा बहुत स्यापा करके, या कहते हैं मातम बनाकर, तौकीर साहब, अभी आजम खान साहब निकले ही हैं, एक और साहब जो निकले थे कुछ दिन पहले अभी जेल से। तो इस तरीके से कुछ लोग कुछ साल बाद या कुछ महीने बाद जब ये भी निकलेंगे तो अपनी बताएंगे कितना उनके पर जुल्म सितम हुआ है, अपना रोते रहें। बिल्कुल सर, विक्टिम कार्ड तो खेला ही जाएगा, और विक्टिम कार्ड खेला जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां भी विक्टिम कार्ड खेल रही हैं, वो भी तो कोशिश कर रही हैं किसी ना किसी तरीके से इस मुद्दे का फायदा उनको मिल जाए। अभी तो ये देश में हो रहा है, अभी तो इसको लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लेख छपेंगे। अभी तो अमेरिका के किसी ना किसी ऐसे माइनॉरिटी से जुड़े संगठन की रिपोर्ट आ जाएगी कि भारत में मुसलमान खतरे में है। अभी तो ये सब कुछ होना भी बाकी है। अभी तो खान मार्केट गैंग रोएगा, टुकड़े टुकड़े गैंग रोएगा, ये तो शुरुआत है। लेकिन फिलहाल तो सबसे अहम बात यह है कि दुनिया को पता चल रहा है कि तौकीर रजा खानदान के पास 150 से 200 करोड़ की अवैध संपत्ति थी, जबकि आमदनी का कोई जरिया कहीं नजर नहीं आ रहा है। और अब तो उनकी 8 प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चलवाया जा रहा है। तो आप समझ के चलिए कि आने वाले दिन इन सबके लिए अच्छे नहीं है। योगी सब जानते हैं, उन्होंने सारा कुछ पता करने के बाद ही तौकीर रजा के खिलाफ ये कार्रवाई वहां की पुलिस ने की है। तो अभी तो और भी बहुत सारे खुलासे होंगे, और भी मास्टरमाइंड इस खेल के पता चलेंगे कि क्या ये आई लव मोहम्मद कैंपेन सिर्फ कानपुर में हुआ, या इसको पूरे देश में एक बड़े पैमाने पर शुरू करने की कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। इस तरह की बातों का भी खुलासा होगा। लेकिन आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सत्य प्रकाश जी। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम।